नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। और बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र के कप्तान को लेकर बन रहे अभी तक के सस्पेंस की। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा नतीजों में महायुति की महाविजय को 4 दिन हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे खुद को सीएम पद की रेस से अलग कर चुके हैं। फिर महाराष्ट्र के सीएम पद के नाम को लेकर सस्पेंस क्यों बना हुआ है, बड़ा सवाल। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं और खबरों के मुताबिक आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इस खबर से आज के शो की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी दिल्ली और मुंबई से जुड़ेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें अतुल सिंह है हमारे साथ मुंबई से, तो पुलकित नागर हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। चूंकि एक्शन फिलहाल दिल्ली में ज्यादा है, तो पुलकित मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर पहले खुद को सीएम की रेस से अलग किया। दूसरा, जब उनसे हाल ही में डिप्टी सीएम को लेकर भी बात की गई तो थोड़ा गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। अब आज मंथन दिल्ली में, जाहिर सी बात है कि जिनके जिनके स्टेक हैं वो सारे स्टेक होल्डर दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन इतने बम्पर बहुमत के बाद, इतनी मेजॉरिटी के बाद जो तस्वीर बड़ी आसान लग रही थी, लग रहा था कि शायद बीजेपी और बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी ने शायद चुनाव पूर्व ही बहुत सारी रणनीति बना ली होगी, वैसा कुछ लग नहीं रहा है। अब बात दिल्ली तक आई है। दिल्ली में भले पर्दे के पीछे तमाम लोग कह रहे हो कि बड़ा हम कोई हर्डल पैदा नहीं करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीएम तय करना फिलहाल चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बताइए क्या हालचाल है वहां पे? देखिए, आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर देश को चौंकाया है। चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, तो बीजेपी जब कोई फैसला लेगी तो वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। यानी कि महाराष्ट्र में जो चर्चाएं हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर या फिर दूसरे कुछ नेताओं को लेकर, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा नाम सामने आ जाए और देवेंद्र फडणवीस कुछ और जिम्मेदारी भी निभा रहे हो। ये भी कयास दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास जो सीटें हैं वो बीजेपी से बहुत कम है, और हालांकि चुनाव भी जिस तरीके से लड़ा गया था तो उन्हें उतनी सीटें भी नहीं थी कि वो सरकार की तरफ बढ़ सके। तो एकनाथ शिंदे ने इसीलिए अपने कदम पीछे खींच लिए। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी के पास बहुत सारी सीटें हैं और वो सिर्फ सपोर्ट के तौर पर है, बड़े भाई की भूमिका में वहां पर बीजेपी ही मौजूद है इस समय की अगर बात करें। तो यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। बीजेपी के 2 बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका फैसला ले कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा, चौंकाने वाला जो फैसला जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये हो सकता है कि आज या कल तक ये साफ हो जाए कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन बनने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चला है, कभी पार्टी के दूसरे नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी के टॉप सोर्सेज अभी पर्दा खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा है कि हो सकता है लास्ट टाइम पे राजस्थान की तरह कोई पर्ची खुले और नाम सामने आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में जरा अतुल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम के सवाल को भी शिंदे पूरी तरह से टाल गए। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में क्या वो सेंटर जा रहे हैं, क्या वो अहम मंत्रालयों को अपने पास रख रहे हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो मुंबई में कौन कौन से इस वक्त अटकलें जो हैं वो चल रही हैं और कितनी दिलचस्प हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एकनाथ शिंदे क्या डीसीएम बनेंगे, अगर डीसीएम बनते हैं तो उसके अलावा पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, इस बारे में जैसा कि आपने कहा चर्चाएं मुंबई में बहुत ज्यादा गर्म है। जहां तक बात दिल्ली में जाने की है, केंद्र में जाने की है एकनाथ शिंदे की, उनसे कल ही जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो डीसीएम पोस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो एकनाथ शिंदे और उनके करीबी साथी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि
कमिटमेंट उनके तरफ से उनका ये दावा था कि बीजेपी ने कमिटमेंट की थी चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री का चेहरा न सिर्फ बनाकर चुनाव में लड़ा जाएगा, बल्कि जब सरकार महायुति की बनेगी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाएगा, ऐसा कमिटमेंट दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया कि इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं थी, जिस पर कल शाम को जो एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ कर दिया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दोनों, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, जो भी निर्णय लेंगे बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने को, हमारी उनको सपोर्ट होगी। ऐसे में अब जब डीसीएम एकनाथ शिंदे नहीं बनते हैं तब क्या सीन होगा, उसके बारे में भी चर्चा मुंबई में काफी ज्यादा है कि हो सकता है वो अपने बेटे जो है को श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दे। इनके अलावा पोर्टफोलियोज में से कैबिनेट में क्या क्या अपने हिस्से में ले सकते हैं, सबसे ज्यादा उनकी जो फोकस है दो जो है मिनिस्ट्री पे सबसे ज्यादा है जिसकी चर्चा हो रही है। एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त जो है मंत्रालय, दूसरा है राजस्व मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से लगातार जो है अजीत पवार, जब से महाराष्ट्र में ये 5वीं बार उनकी महायुति में जब सरकार बनी थी तो वही वित्त मंत्री थे, और इस बार भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार डीसीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब वित्त मंत्रालय चूंकि एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं तो बीजेपी उनको किस तरीके से समझाएगी या किसके हिस्से में फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी। दूसरा है राजस्व विभाग, यानी जो आपका रेवेन्यू मिनिस्ट्री है। रेवेन्यू मिनिस्ट्री फिलहाल बीजेपी के पास है और ये एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की इस डिमांड को पूरी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा यूटी यानी जो आपका पीडब्ल्यूडी और आपका अर्बन डेवलपमेंट का जो मंत्रालय होता है, ये हमेशा से ही काफी ज्यादा करीब रहा है एकनाथ शिंदे का। वो जब महाविकास अघाड़ी में मंत्री थे तो अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी जो है मिनिस्ट्री के ही मिनिस्टर हुआ करते थे, और जिस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी थी। लेकिन इस बार बीजेपी वो मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं मिनिस्ट्री को लेकर, पोर्टफोलियोज को लेकर, जिसमें अब मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होने के बाद एक अलग से खींचतान होगी, ये होना तय है। यही वजह है कि तीनों नेता फिलहाल जो अमित शाह हैं उनसे मुलाकात करने से पहले महाराष्ट्र सदन में बैठेंगे। बड़ा उन लोगों के बीच में डिस्कशन होगा। ये इन तीनों नेताओं को पहले तो आला कमान इनके जो भी इंटरेस्ट हैं उसको क्या वो साध पाता है, ये बड़ा सवाल है। अतुल, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे माफ़ कीजिएगा पुल के तहत मैं आपके पास आना चाहूँगा। दोनों नेता, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, दोनों नेताओं का महाराष्ट्र में जो कद है और ख़ास तौर पे इन चुनाव में, और वो अपने अपने तरीके से अलग तरह का वेटेज रखता है। बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, जैसा आप जिस सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि अगर वो राजस्थान या मध्य प्रदेश के तर्ज पर कोई सरप्राइज नाम लेकर आते हैं तो एक तो देवेंद्र फडणवीस के लिए वो दूसरा सेटबैक हो जाएगा पिछले चुनाव के बाद, और एकनाथ शिंदे चूंकि बार बार अपनी निष्ठा साबित कर रहे हैं बीजेपी के प्रति कि वो कोई हर्डल नहीं बनेंगे, तो उस निष्ठा का इनाम देना भी, वो किस तरह का इनाम होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अगर ऐसा होता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से नहीं आता है, तो ये मान के रखिए कि इस बार वो वाला सरप्राइज देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ पूरी और पार्टी के नेताओं के लिए होगा। जैसे कि राजस्थान में हमने देखा था कि वसुंधरा राजे को लास्ट टाइम पे पर्ची दी गई और उन्होंने ही वो नाम पढ़ के बताया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का चुनाव के दौरान या फिर उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री से हटे और उसके बाद में महाराष्ट्र में मेहनत की, उसको देखते हुए पार्टी उन्हें सरप्राइज नहीं करेगी एटलीस्ट, और उन्हें कहीं ना कहीं मैसेज साफ होगा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी आगे बड़ी मिल रही है, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा बड़ी मिल रही है, क्योंकि बीच बीच में ये भी चर्चा आती है कि उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये भी नाम बीच बीच में देवेंद्र फडणवीस का इस पद के लिए भी चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बड़ा देवेंद्र फडणवीस को पार्टी देने जा रही है, तभी यह संभव है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे ना बढ़ाया जाए। अगर ये होता है कि वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चेहरा नहीं है, तो फिर ये लगभग तय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र फडणवीस ही होने वाले हैं। तो दोनों जगह 2 सीटें हैं, 2 कुर्सियां हैं। इंतजार करना होगा, हमें इंतजार करना होगा कि आखिर वो फैसला आज होता है कि इसमें अभी कुछ समय और लगता है। अतुल, मैं आपके पास आऊंगा एक आखिरी सवाल के साथ। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद जब सीएम के चुनाव में इतना समय लगता है, तो ये एक मौका होता है
विपक्षी खेमे के लिए भी अलग अलग तरह के नैरेटिव फेंकने का। क्या महाराष्ट्र में कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? क्या विपक्षी खेमे की ओर से इसमें चुटकियां ली जा रही हैं या कुछ बातें की जा रही हैं? जी देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया विपक्ष का, इस समय वहां महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष का नेता कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा है, साथ में ही काफी ज्यादा चर्चा में है। वजह यह है कि इनके पास जो नंबर्स होने चाहिए थे किसी भी पार्टी को, वो इनके पास मैजिक फिगर नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने को लेकर। एक तरफ जहां इसको लेकर अभी चीजें तय होनी है, चाहे उद्धव गुट की तरफ से बैठक हो, कांग्रेस की तरफ से बैठक हो या शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी हो उनकी बैठक हो, इन तीनों के बीच में अभी एलओपी को लेकर डिसीजन होने से पहले ही अब ये खबरें आ रही हैं कि उद्धव गुट के जो नेता हैं, खासतौर पर वो कैंडिडेट्स जो विधानसभा के चुनाव में हार गए थे, उनकी तरफ से अब ये मैसेज दिया गया है उद्धव ठाकरे को कि कांग्रेस के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ अब कहीं ना कहीं नाता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जो निकाय चुनाव है, लोकल बॉडीज इलेक्शन है, उसकी तैयारी है और अपने आप में संगठनात्मक तौर पर शिवसेना का एक अपना स्ट्रांग होल्ड है, न सिर्फ मुंबई बल्कि एमएमआर रीजन, यानी हम कहें मुंबई के आसपास के जो रीजन है, वहां पर शिवसेना की अपनी एक ताकत है, उद्धव ठाकरे की एक ताकत है। अगर वो महाविकास अघाड़ी से बाहर हो जाते हैं तो उसका सीधा फायदा पार्टी को हो सकता है, क्योंकि इमेज के साथ साथ वोट बैंक पर महाविकास अघाड़ी में रहते हुए उद्धव ठाकरे गुट का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इतनी बुरी पराजय उनको झेलनी पड़ी है। इन सारी चीजों को लेकर ऑलरेडी मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ कल के दिन एक बैठक भी हुई थी। अंबादास दानवे जो विपक्ष में जो है यहाँ के नेता है, एमएलसी हम कहें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो काउंसिल के विपक्ष के नेता के तौर पर तो यहाँ पर बेचैनी दोनों खेमों में है और चैलेंज और चुनौतियां जो हैं वो दोनों धड़ों में हैं। यहां महाराष्ट्र के कप्तान को लेकर माथापच्ची, तो दूसरी ओर विपक्ष में विपक्ष का नेता कौन होगा उसको लेकर मंथन जारी है। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही जो हैं वो महत्वपूर्ण पद जो हैं उस पर जल्द से जल्द फैसला हो, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र को उसका कप्तान मिलना बेहद आवश्यक है। शुक्रिया करेंगे अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ पुलकित, आप दिल्ली से जुड़े, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट दिल्ली से नजरें गड़ी रहेंगी तो वहां का रहेगा। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र से अलग जरा चलते हैं हम झारखंड। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड की कमान मिली। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें गवर्नर संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाद में किया जाएगा। समारोह में इंडी अलायंस की 10 बड़ी पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के साथ 6 से 8 मंत्रियों ने भी शपथ लेने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम के साथ किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। बाद में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, जैसा हमने आपको बताया, आगे किया जाएगा। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सरकार अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट में खर्च पर तेजी लाने पर जोर दे रही है। वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों को कैपेक्स को बूस्ट देने वाले प्रोजेक्ट की पहचान करने को कहा है। मामले पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने तमाम मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा की जाए और कैसे जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इसकी रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। आखिरी छमाही में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो टारगेट निर्धारित किया गया है अलग अलग मंत्रालयों के लिए, उसको कैसे अचीव किया जाए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं ताकि उसकी रणनीति तैयार की जाए। जो की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, टेलीकॉम, पावर, कोल, अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जैसे जो मंत्रालय है वो शामिल हैं, उन्हें इस बात के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसको बढ़ाई जाए और उसके लिए उन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाए जिसके ज़रिए जो कैपिटल स्पेंडिंग है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी की जाए।
इसके अलावा करीब 1700 से ज़्यादा ऐसे सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी समीक्षा की गई है। तमाम मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो रणनीति तैयार करें। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय ने FY26 के लिए जो बजट एस्टिमेट्स है उस पर तमाम मंत्रालयों के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। और ये ऑब्जर्वेशन है कि जो चालू वित्त वर्ष के लिए जो कैपेक्स टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आखिरी छमाही में कम से कम इसमें जो एक्सपेंडिंग है उसमें करीब 45% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी करनी होगी। लिहाजा इसके लिए मंत्रालयों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि एस्टिमेट ये भी कहता है कि जिस रफ्तार से स्पेंडिंग हो रही है, करीब 90 to 95% का टारगेट जो है वो अचीव किया जा सकेगा FY25 में। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ये पिछले वित्त वर्ष से ये खर्च ज़्यादा ही रहने के अनुमान है, लेकिन मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो कैपिटल स्पेंडिंग में बढ़ोतरी करने के ऊपर ध्यान दे। हालांकि सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो कैपेक्स का टारगेट होगा उसमें भी सरकार कुछ बढ़ोतरी करेगी। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म क्या हो सकते हैं, क्या परसेंटेज हो सकते हैं, उस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक सामने आ गई है। आरडीएसओ ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली तस्वीर जारी की है। हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। आरडीएसओ ने ट्रेन की डिजाइन को तैयार किया और ये IFC चेन्नई में बनकर तैयार हुई है। आरडीएसओ ने जारी की हाइड्रोजन की जो पहले तस्वीर है उसमें कोशिश ये है कि रेलवे जो मकसद है रेलवे का वो ये है कि किस तरह से नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का जो लक्ष्य है उसे 2030 तक हासिल किया जाए। इससे पहले इस साल के आखिर तक इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली डिवीजन के जो 89 किलोमीटर का जो हमने आपको बताया जींद से सोनीपत रूट है वहां पर चलाई जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन उत्तरी रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चलेगी। दिसंबर में ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हवाई सफर करने वालों से जुड़ी अहम खबर। फेस्टिव सीजन में हवाई टिकटों की कीमत में हुए बड़े इजाफे पर सरकार ने एक अहम समीक्षा बैठक की। इसमें महंगे एयरफेयर पर लगाम लगाने के लिए किन कदमों पर चर्चा हुई, बता रहे हैं समीर दीक्षित। हवाई किराए में बढ़ोतरी के इनपुट और शिकायतों को देखते हुए एविएशन मंत्रालय ने हवाई किराए को लेकर के अहम समीक्षा बैठक करी। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1.5 से 2 महीनों में हवाई किराए में किस तरीके की बढ़ोतरी आई है, किन रूट पे ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, किस सेगमेंट में बढ़ोतरी आई है, इन तमाम सवालों को लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर यह बात सामने आई है कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इंपॉर्टेंट रूट है जैसे दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई या दिल्ली गोवा, इन रूट्स पर हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिली है त्योहारी सीजन के दौरान। जबकि दक्षिण भारत में जो साउथ बेस्ड जो सेक्टर्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि केरला से जो गल्फ कंट्री को कनेक्ट करने वाले जितने भी रूट्स हैं या फिर बेंगलुरु, दुबई, ऐसे जो रूट हैं इनमें हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिली है विशेषकर त्योहारी सीजन में। और खास बात यह है कि ज़्यादातर बढ़ोतरी बिजनेस क्लास सेगमेंट में देखने को मिली है। तो इन तमाम इनपुट को लेकर के ये समीक्षा बैठक एविएशन मंत्रालय ने किया है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि क्या उसकी मेजरली ट्रेंड क्या रही हैं और उसी आधार पर मंत्रालय आगे आने वाले दिनों में कुछ कदम उठा सकता है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के फिलहाल कोई मंशा नहीं है हवाई किराए को रेगुलेट करने की, लेकिन हाँ स्टेक होल्डर्स को हवाई किराए पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखने के लिए और मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से रेगुलर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पर काम किया जा रहा है। ये भी बता दें आपको कि हवाई किराए पर यह समीक्षा बैठक उस वक्त हुई है जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है। और अगर आपको याद हो कि पिछला जो पार्लियामेंट्री सेशन था उसमें भी अपोजिशन ने बढ़े हुए हवाई किराए को लेकर के सरकार को घेरा था, ज़बरदस्त आलोचना करी थी और सरकार को जवाब देना पड़ा था। तो इस बार ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार पहले ही हवाई किराए के मोर्चे पर कि किराए में क्या बढ़ोतरी हुई है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, इस तरीके के जवाबों के साथ खुद को तैयार रखना चाहती है ताकि कोई भी क्रिटिसिज्म से बचा जा सके और हवाई किराए के मसले पर लोगों को, हवाई मुसाफिरों को उनको कोई किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन का सामना ना करना पड़े, ऐसी स्थिति बनाए रखने पर सरकार विचार कर रही है।
शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। अच्छी शुरुआत के बाद आज बाजार फिसलता नजर आया। निफ्टी 360 अंक गिरकर 24,000 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी लगभग 400 अंक गिरकर 51,900 के पास बंद हुआ। दिन भर कैसी रही बाजार में हलचल, बता रही हैं आशीषा। बिल्कुल, काफी कमजोर दिन था भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी 300 अंक गिरकर 24,000 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी कमजोरी थी। निफ्टी बैंक 350 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। याद रखा है, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी थी, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद दूसरे दिन लगातार अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर रहा निफ्टी आईटी इंडेक्स का। लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो आईटी शेयरों में कमजोरी थी। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीटीएस सभी स्टॉक्स में करीब 2.5 से 3.5% की गिरावट दिखी और ऑटो स्टॉक्स में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। एमएनएम, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो सभी स्टॉक्स में करीब 2 से 3.5% की गिरावट थी। गेनिंग साइड की बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स गिरावट के बावजूद इस सेक्टर में तेजी थी। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक सभी स्टॉक्स 2 से 3% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इंडिविजुअल स्टॉक मूवर्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के चलते एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ और यूबीएस की रिपोर्ट आई पेटीएम पर, जिसके चलते वहां पर थोड़ी सी तेजी दिखी। लेकिन इंडेक्स लेवल पर काफी कमजोर दिन रहा। आईटी और ऑटो शेयरों में गिरावट दिखी। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन निफ्टी 24,000 के नीचे फिसलकर आज बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा। बढ़ते हैं आगे। पेटीएम में आज खरीदारी देखने को मिली। क्या पेटीएम 1,000 रुपए तक जाने को तैयार है? पूरी रिसर्च दे रहे हैं शरद दुबे। ये 1,000 का आंकड़ा जो है आ रहा है पेटीएम के सामने, तो क्या पेटीएम जो है 1,000 रुपये का जो शेयर प्राइस है टच कर सकता है? अब याद रखिए, लास्ट टाइम जो 1,000 रुपये का आंकड़ा आया था लगभग 2 साल पहले आया था, जनवरी 2022 को। उसके बाद से देखिए स्टॉक में क्या रैली देखने मिली है। मई 2024 के जो लोज हैं वहाँ से स्टॉक 190% भागा है। और अगर एक महीने में बात करें, पिछले एक महीने में तो पेटीएम को जो है 25% रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लेकिन क्या अहम ग्रोथ ट्रिगर्स है पेटीएम के, इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेगुलेटरी जो इश्यूज आ रही थी कंपनी की, वो दिक्कत जो है धीरे धीरे कम हो रही है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने मिली है पिछले 2 से लेकर 3 हफ्ते के सेशंस में, जहाँ पे संस्थागत निवेशक जो है पोजीशंस लिए हैं। ओवरऑल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो तीसरे तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि और बढ़ सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। हाल ही में जो है एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दी कि अब वो नए यूपीआई कस्टमर्स को कंपनी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि कंपनी जो है रीअप्लॉय भी करना चाहती है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई से। ये तो अहम ट्रिगर्स थी। लेकिन ब्रोकिंग हाउस क्या कहते हैं, खासकर कि यूबीएस, इन्होंने जो है मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 490 से बढ़ा के 1,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अच्छी जो है इंप्रूवमेंट जो है प्राइस इन ऑलरेडी है उस स्टॉक में, वो कह रहे हैं। और जो अगला लेग ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा बिजनेस का, यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस रहेगा। और जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसमें जो एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन है वो जो है 4th क्वार्टर FY25 में आ सकता है। तो ये तो यूबीएस की राय थी पेटीएम पे। लेकिन याद रखिए, पूरे एनालिस्ट जगत में जो है 2 ही ब्रोकिंग हाउसेज है जिन्होंने 1,000 रुपये का लक्ष्य दिया। आज यूबीएस ने दिया और पहले बर्नस्टाइन ने दिया। इनकी रेटिंग की बात करें तो यूबीएस ने जो है न्यूट्रल रेटिंग रखा है और बर्नस्टाइन ने आउट परफॉर्म रेटिंग रखा है। लेकिन सवाल उठता है, इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं, इतने ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स आ गए हैं कि कब पेटीएम जो है 1,000 रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छुएगा। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगर आप मुंबई में रहते हैं, खासकर वेस्टर्न लाइन में, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वेस्टर्न लाइन पर 13 अतिरिक्त एसी लोकल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसी सिलसिले में वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को वेस्टर्न रेलवे की तरफ से सौगात दी गई है, एक नया गिफ्ट दिया गया है और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा एसी लोकल की नई सर्विसेज शुरू की गई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ विनीत अभिषेक। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये एसी लोकल की नई सर्विसेज शुरू की गई है, तो कितने सर्विसेज शुरू की गई है, किन स्टेशन से किन स्टेशन तक शुरू की गई है और इससे यात्रियों को कितना फायदा होगा, जो पीक आवर्स के अंदर भीड़ कितनी कम होगी?
जी हमने आज से 13 नए एसी सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और इन 13 सर्विसेज को मिला के हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एसी सर्विसेज हैं वो 96 से बढ़कर अब 109 हो जाएंगे। ये 13 सर्विसेज में से जो है 2 मॉर्निंग पीक और 2 इवनिंग पीक में चलेंगे। 6 सर्विसेज जो हैं टुवर्ड्स चर्चगेट के लिए हैं, 7 सर्विसेज जो हैं वो टुवर्ड्स विरार की डायरेक्शन में चलेंगे। हमने इसमें अपने जो पैसेंजर्स की जो हमारी फीडबैक मिलती रहती है ऑल थ्रू दीज मंथ्स, हमें उनकी डिमांड में मिलती रहती थी, उनके रिक्वायरमेंट्स मिलते रहते थे और उन सब को हमने ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल हमने बनाया है और इस हिसाब से इंश्योर किया है कि जो विभिन्न स्टेशंस के लोग हैं, जैसे मॉर्निंग में हमारा जो है भाईंदर से गाड़ियाँ शुरू हो रही हैं, विरार से गाड़ियाँ शुरू हो रही हैं। सिमिलरली इवनिंग में जो है टुवर्ड्स विरार की डायरेक्शन जाने के लिए चर्चगेट से शुरू हो रही है, अंधेरी से शुरू हो रही है, बांद्रा से शुरू हो रही है। तो हम सभी स्टेशन तो मुंबई करों के लिए थोड़ी सफर में आसानी और सहूलियत। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।